नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा Let's read the will of सम्बुद्धस्स। Dhamma. Subscribe the channel and press the bell icon. भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बिहार में एक जिला है जिसका नाम वैशाली है। विश्व को सर्वप्रथम गणतंत्र का पाठ पढ़ाने वाला स्थान वैशाली ही है। यहाँ के नगरवधु आम्रपाली और यहाँ के राजाओं के किस्से इतिहास में भरे पड़े हैं। एक खूबसूरत लड़की से नगरवधु बनने और उसके बाद भिक्षुणी बन जाने की यात्रा ने इतिहास को पलट दिया है। आम्रपाली के संबंध में कई कथाएं मिलती हैं। आओ इसे जानते हैं। कहते हैं कि एक गरीब दंपति को एक मासूम बच्ची आम के पेड़ के नीचे मिली थी। पता नहीं कौन था उसके माता पिता और क्यों उसे आम के पेड़ के नीचे छोड़कर चले गए थे। आम के नीचे मिलने के कारण उसका नाम आम्रपाली रखा गया था। आम्रपाली जब किशोरावस्था में पहुंची तो उसके रूप और सौंदर्य की चर्चा नगर में फैल गई। नगर का हर पुरुष उससे विवाह करने के लिए लालायित हो उठा। राजा से लेकर व्यापारी हर कोई आम्रपाली को पाना चाहता था। उसके माता पिता के समक्ष अब दुविधा और भय उत्पन्न हो चला था। अगर आम्रपाली किसी एक को चुनती है तो राज्य में अशांति फैल जाती थी। जब वैशाली के राज प्रशासन को यह बात पता चली तो उन्होंने नगर में शांति स्थापित करने के लिए आम्रपाली को क्रमानुसार अंत में नगरवधु बना दिया। आम्रपाली को जनपद कल्याणी की उपाधि 7 साल पहले दी गई थी, जो कि राज्य की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिलाओं को दिया जाता था। अगर उसे आज की तारीख में कहे तो उसे हम विश्व सुंदरी कह सकते हैं। आम्रपाली को अपना महल मिला, नौकरानियाँ मिली और लोगों से शारीरिक संबंध बनाने के लिए चुनाव करने का अधिकार मिला। इसके साथ ही वह दरबार की नृत्यांगना भी बन गई। इतिहासकारों के अनुसार अपने सौंदर्य की ताकत से कई साम्राज्य को मिटा देने वाली आम्रपाली का जन्म आज से करीब 2500 वर्ष पूर्व वैशाली के आम्रकुंज में हुआ था। वह वैशाली गणतंत्र के महानामन नामक एक सामंत को मिली थी। बाद में वह सामंत राज सेवा से त्यागपत्र देकर आम्रपाली को पुरातात्विक वैशाली के निकट आज के अंबारा गांव में चला गया। जब आम्रपाली की उम्र करीब 11 वर्ष हुई तो सामंत उसे लेकर फिर वैशाली वापस लौट आया। इतिहासकारों का मानना है कि 11 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही आम्रपाली को सर्वश्रेष्ठ सुंदरी घोषित करके नगरवधु या वैशाली जनपद कल्याणी बना दिया गया था। उसके बाद गणतंत्र वैशाली के कानून के तहत आम्रपाली को राजनर्तकी बनना पड़ा। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान और हेनसांग के यात्रा के वृत्तांतों में भी वैशाली गणतंत्र और आम्रपाली पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। दोनों ने लगभग एक मत से आम्रपाली को सौंदर्य की मूर्ति बताया है। वैशाली गणतंत्र के कानून के अनुसार हजारों सुंदरियों में आम्रपाली का चुनाव कर उसे सर्वश्रेष्ठ सुंदरी घोषित करके जनपद कल्याणी की पदवी दी गई थी। आम्रपाली के रूप की चर्चा जगत प्रसिद्ध थी और उस समय उसकी एक झलक पाने के लिए
दूर दूर देशों के अनेक राजकुमार उसके महल के चारों ओर अपनी छावनी डालकर पड़े रहते थे। विदेशी पर्यटकों के यात्रा वृत्तांतों में वैशाली और वैशाली की नगरवधु अप्रितम सुंदरी आम्रपाली का जो वर्णन किया गया है, न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि इससे वैशाली गणराज्य के वैभव, संपन्नता और सुवर्ण इतिहास की झलक प्राप्त होती है। वैशाली में गौतम बुद्ध के प्रथम आगमन पर उनकी कीर्ति सुनकर उनके स्वागत के लिए 16 श्रृंगार करके अपनी परिचारिकाओं के साथ गंडक नदी के तीर पर आम्रपाली पहुंच गई। ज्ञान प्राप्ति के 5 वर्ष पश्चात भगवान बुद्ध का वैशाली आगमन हुआ था और उनका स्वागत राजनर्तकी आम्रपाली ने किया था। इसी नगर में वैशाली की प्रसिद्ध नगरवधु आम्रपाली सहित 84,000 नागरिक बौद्ध संघ में शामिल हुए थे। बुद्ध ने 3 बार इस जगह का दौरा किया और यहाँ काफ़ी समय बिताया। बुद्ध ने यहाँ अपने परिनिर्वाण की घोषणा भी की थी। वैशाली के समीप कोल्हुआ में भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम संबोधन किया था। वैशाली में संपन्न द्वितीय बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया था, हीनयान और महायान। माना जाता है कि जब बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी, तब इस संघ के जरिए भिक्षुणी आम्रपाली ने स्त्रियों की महत्ता को जो प्रतिष्ठा दी, वह उस समय में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। विश्व को अहिंसा का मंत्र बताने वाले भगवान बुद्ध को अपने मानवीय तत्व से आकर्षित और प्रभावित करने वाली वैशाली गणतंत्र की राजनर्तकी आम्रपाली उनकी कला, चेतना, अध्ययन तथा शोध के अभाव में आज भी उपेक्षित है। बौद्ध धर्म के इतिहास में आम्रपाली द्वारा अपने आम्रवन में भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों को निमंत्रित करके भोजन कराने के बाद दक्षिणा के रूप में आम्रवन भेंट देने की बड़ी ख्याति है। इस घटना के बाद ही बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश देने की अनुमति दी थी। आम्रपाली इसके बाद सामान्य बौद्ध भिक्षुणी बन गई और वैशाली के हित के लिए उसने अनेक कार्य किए। उसने केश कटाकर भिक्षा पात्र हाथ में लेकर सामान्य भिक्षुणी का जीवन व्यतीत किया था। यह भी कहते हैं कि आम्रपाली एक बौद्ध भिक्षु पर मोहित हो गई थी। आम्रपाली ने बौद्ध भिक्षु को न केवल खाने पर आमंत्रित किया, बल्कि 4 महीने के वर्षावास के लिए भी अनुरोध किया था। बौद्ध भिक्षु ने उत्तर दिया कि वह अपने शास्ता बुद्ध की आज्ञा के बाद ही ऐसा कर सकता है। अंत में आम्रपाली ने गौतम बुद्ध से कहा कि मैं आपके भिक्षु को मोहित नहीं कर पाई और उनके संयमित आचरण ने मुझे ही मोहित कर धम्म की राह पर चलने पर विवश कर दिया है। मगध सम्राट बिंबिसार ने आम्रपाली को पाने के लिए वैशाली पर जब आक्रमण किया, तब संयोगवश उसकी पहली मुलाकात आम्रपाली से ही हुई। आम्रपाली के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर बिंबिसार पहली ही नज़र में अपना दिल दे बैठे। आम्रपाली ने बिंबिसार से युद्ध रोकने के लिए कहा और बिंबिसार ने आम्रपाली की बात मान ली। बिंबिसार ने आम्रपाली को मगध की महारानी बनाने का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन आम्रपाली ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वैशाली और मगध एक दूसरे के शत्रु थे। बिंबिसार को आम्रपाली से एक पुत्र भी हुआ था, जो कि बाद में बौद्ध भिक्षु बन गया। कहते हैं कि बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु और आम्रपाली दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। जब वैशाली गणराज्य को यह पता चला
तो उन्होंने आम्रपाली को जेल में डाल दिया। जब अजातशत्रु को यह बात पता चला कि आम्रपाली को जेल में डाल दिया है तो उसने वैशाली पर आक्रमण कर दिया और बहुत लोगों की जान ले ली, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। आम्रपाली को बहुत दुख हुआ इस बात से। इस संबंध में एक कथा मिलती है कि एक बार भगवान बुद्ध विचरण करते करते वैशाली के वन विहार में आए थे। नगर में उनके दर्शन करने के लिए आम जनों के साथ ही नगर के बड़े बड़े श्रेष्ठ जन भी उनके दर्शन के लिए पहुँचे थे। हर किसी की इच्छा थी कि तथागत उसका निमंत्रण स्वीकार करे और उसके घर भोजन करने के लिए पधारे। वैशाली की सबसे सुंदर और प्रतिष्ठित गणिका आम्रपाली भी बुद्ध के तपस्वी जीवन को देखकर प्रभावित हो चुकी थी तथा वह भी अपना यह द्रोणित जीवन छोड़कर भिक्षुणी बनना चाहती थी। यह सोचकर वह भी गौतम बुद्ध को निमंत्रण देने के लिए पहुंच गई। बुद्ध ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वो उनके घर भी गए। जब उनके शिष्यों को इस बात का पता चला तो उन्होंने बुरा मान लिया और स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने एक गणिका के घर पर भोजन करके अनुचित कार्य किया है। अपने शिष्यों की बात सुनकर तथागत उन सब से बोले, श्रावकों, आप लोगों को आश्चर्य है कि मैंने गणिका के घर कैसे भोजन किया। उसका कारण यह है कि वो यद्यपि गणिका है किंतु उसने अपने को पश्चाताप की अग्नि में जलाकर निर्मल कर लिया है। जिस धन को पाने के लिए मनुष्य मनौतिया करता है और न जाने क्या क्या तरीके इस्तेमाल करता है, उसी को आम्रपाली ने तुच्छ मानकर लात मारी है और अपना द्रोणित जीवन त्याग दिया है। ऐसे में उसका निमंत्रण कैसे अस्वीकार कर सकता था। आप लोग स्वयं सोचे कि क्या मैंने ये अनुचित काम किया है। भगवान बुद्ध की बात सुनकर सभी शिष्यों को महसूस हुआ कि भगवान बुद्ध सही थे, इसीलिए उन्हें बहुत पछतावा भी हुआ और उन्होंने तथागत की क्षमा मांगी और भगवान बुद्ध ने भिक्षुगण को माफ़ कर दिया। साधु साधु।